हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम ऑल अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम किस तरीके से मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग होती क्या है और किस तरीके से हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं सॉर्ट कर। तो इसी चैप्टर में हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. तो हमने देखा कि हमारे आसपास फूड और क्लोथ्स की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैरायटी है, मच वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का फूड खाया जाता है, वहां पे उस टाइप का फूड, यहाँ पे इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, वहां पे उस टाइप के आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको वैरायटी देखने के लिए मिलती है। वी सी अराउंड अस ए चेयर, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, टॉयज, वाटर, स्टोव्स एंड वेरी अदर ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं, हमें एक चेयर में दिखती है, बुलॉक कार्ट दिखता है, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स आपको अपने आसपास देखने के लिए मिलते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, हर ऑब्जेक्ट्स के पास अलग अलग शेप होती है, अलग अलग कलर होते हैं, है ना, और अलग अलग यूजेस भी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे घर पे होते हैं, वैसे तो नहीं कि हमने एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट हजार ही रख रखे हैं। तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग शेप, कलर और यूजेस के दिखते हैं, जैसे कि आपको फिगर 2.1 में यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन शिप। अब हमें क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, आपको अपने चारों तरफ देखना है। ठीक है, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो अपनी शेप में राउंड है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप के, हम आपको चारों तरफ देखना है। ठीक है, अब हमारी लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, आर लिस्ट में इंक्लूड ए रबड़ बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास बार। अब जितनी भी आपने चीजें देखी, हो सकता है उसमें आपका रबड़ बॉल हो, ठीक है, फुटबॉल भी हो सकती है और एक ग्लास बारबल भी हो सकता है ना। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and earthen pitcher, घड़ा। ठीक है, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो नियरली राउंड है, ठीक है, नियरली राउंड मतलब वो पूरी तरीके से भी गोल नहीं है, लेकिन नियरली राउंड है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में क्या आ सकता है, जैसे वो थोड़े थोड़े से राउंड है, थोड़े थोड़े से गोल है, तो हमारी लिस्ट में एप्पल्स आ सकते हैं। एप्पल आपका गोल तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, वो ऊपर से हल्का सा दबा हुआ है, नीचे से हल्का सा दबा हुआ है। तो एप्पल हो गया आपका, ऑरेंजेस हो गया, और जो आपने घड़ा देखा होगा, कुछ लोगों के घर पे हो सकता है, हो भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो घड़ा देखा होगा। घड़ा क्या होता है, घड़ा भी ऊपर से थोड़ा क्या होता है, वैसे तो नीचे से वो पूरा गोल होता है, लेकिन ऊपर से थोड़ा मुंह होने की वजह से, उसका जो ऊपर से मुंह होता है उसकी वजह से वो थोड़ा क्या होता है, राउंड शेप में नहीं होता, इसलिए वो भी आपका इस लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics। चलिए अब हम एक एक्टिविटी रखते हैं एक तरीके से। अब हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो प्लास्टिक से बने। कैसे ऑब्जेक्ट्स की, उन ऑब्जेक्ट्स की जो प्लास्टिक से बने हैं। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, बकेट्स आ सकती है, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। अब ये जो आपने छोटी सी लिस्ट में एक ग्रुप सा बनाया, इसमें हो सकता है आपके प्लास्टिक वाले आइटम्स, आपके बकेट्स आ जाए, लंच बॉक्स भी आपके ज्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं, आपके टॉयज हो गए, वाटर कंटेनर्स हो गए, आप प्लास्टिक की बोतल रखते हैं फ्रिज में, वो भी इस टाइप के हो गए, प्लास्टिक के पाइप्स हो गए, और कई सारे ऑब्जेक्ट्स आप इस ग्रुप में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सो देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास कई सारे तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक जगह स्टील वाले आइटम रख दिए। ठीक है, स्टील वाले आइटम में आपके सारे के सारे कुकिंग यूटेंसिल्स आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। क्या बन सकता है, एक बड़ा ग्रुप बन सकता है ना। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape, on the or the materials they are made from। तो अभी हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, एक तो उनके शेप के बेसिस पर हम उन्हें सेपरेट किया, और एक हमने किसके बेसिस पर उन्हें सेपरेट किया, उनके मटेरियल की, वो किस मटेरियल से बने हैं, प्लास्टिक के मटेरियल से बने, तो हमने प्लास्टिक वाले आइटम्स को इस जगह पर रख दिया, है ना। चलिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ठीक है, अब हमारे आसपास जितने भी मटेरियल, जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो या तो एक मटेरियल से बने होते हैं या ज्यादा मटेरियल्स, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल से नहीं बना है, वो डायरेक्ट आ गया आपके पास। तो जितने भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं,
वो सब एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बनकर बने हैं, ठीक है। प्लास्टिक कैसे बनती है? प्लास्टिक आपकी कई सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो प्लास्टिक भी आपकी एक कई सारे मटेरियल से बनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड और कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है। अब इन मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? ये मटेरियल्स ग्लास हो सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे हम गेट की बात करें तो जैसे ग्लास का गेट होता है, जैसे आप शोरूम वगैरह में आते हो तो ग्लास के बड़े बड़े गेट बने होते हैं, और कई लोग घर में भी ग्लास के गेट लगवाते हैं, कांच के दिन हम कहते हैं। तो आपके ग्लास से बने हुए वो गेट है, वो किससे बने हैं? ग्लास से बने। तो ग्लास क्या आपका मटेरियल है? मेटल से बने हो सकते हैं, प्लास्टिक से बने हो सकते हैं, आपके आसपास के आइटम, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल से ऐसी कई चीजें बनी हो सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या अब आपके दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल्स भी आने हैं मटेरियल्स के? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन क्या कहती है? लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। अब आपको लोगों को क्या करना है? वो आप जितने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर पाए, ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर पाए वो आपको उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। क्या करने? उतने ऑब्जेक्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं फ्रॉम अराउंड अस, ठीक है। अपने आसपास से जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर पाए वो आपको करने हैं। Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or room outside the school, ठीक है, और from outside the school। अब हम अपने आइटम्स में, हम अपने आइटम्स को घर से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने आइटम्स को स्कूल से भी ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल में जो क्लासरूम से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख के देख सकते हैं, और आप स्कूल के बाहर कहीं से भी, जहां से भी आपको अवेलेबल हो पाए, आप वहां से कई सारे आइटम्स कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, what what will we have in our class collection, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे कलेक्शन में जितनी भी हमने चीजें कलेक्ट की उनमें क्या क्या इंक्लूडेड, ठीक है। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड ए हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, वेट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ठीक है। अब इसमें मैं कई सारे एग्जांपल से बता दिए, जैसे कि आपने क्या कलेक्ट करा हो सकता है, आपने चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, ऐसी आपने कई चीजें ये सब कलेक्ट कर ली। We can also list objects that we can think of। हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम उन ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन जैसे अब हमने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को अपने पास नहीं ला पाए, लेकिन अगर हमारे पास वो है तो मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना उन्हें लाए उनके, ठीक है। चलिए, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अगर आप उन्हें क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं तो आप उन्हें सोच के भी लिस्ट में लिख सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वॉल हो गई आपकी, ट्रीज हो गए, डोर्स हो गए, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गई, ये सब आप क्लासरूम में तो नहीं ला सकते, तो आप इन सबको सोच के लिस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको फिजिकल इतनी चीजों की नीड नहीं है, आपको बस इसमें थोड़ा सा सोचना होगा इस एक्टिविटी में, इसलिए आप उन्हें डायरेक्ट सोच के भी लिस्ट में लिख सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। अब आपको क्या करना है? अब आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिस्ट किए, अब आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देना है, डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पेपर और वुड से बने हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स को आपको अलग कर देना है, ठीक है, और साइड में रख देना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made from to these materials, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने इस तरीके से जितने भी हमने मटेरियल्स थे हमने उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, है ना। क्या कर दिया? दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में हमने वो मटेरियल्स रखे जो पेपर और वुड से बने हैं, और दूसरे ग्रुप में हमने वो मटेरियल्स रखे जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। इसलिए हम और इसी तरीके से हम और चीजें भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हम सेपरेट कर सकते हैं कि जो चीजें फूड बनाने के लिए यूज होती, तो जिस तरीके से हम इन्हें सॉल्ट कर रहे हैं इसे ही हम सॉल्टिंग कहते हैं। अभी आगे आपको यहाँ पे सॉल्टिंग की डेफिनेशन मिलेगी, धीरे करके आगे पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे चैप्टर समझ में आएगा, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है ये। Let us be little more systematic। लिस्ट ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड, ठीक है। अब हम थोड़ा और सिस्टेमेटिक जाते हैं, ठीक है, और अंदर जाते हैं। अब आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए थे, अब आपको उन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? कलेक्ट करके लिख देना है उसमें, ठीक है। वापस कलेक्ट कर लीजिए और उन्हें लिख दीजिए, ठीक है। इन टेबल 2.1, इन टेबल 2.1 में आपको इन्हें लिख देना है। यहाँ पे आपका टेबल 2.1 है, आप इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ, ठीक है। अब आपको उन मटेरियल्स को ढूंढना है जिन मटेरियल से बने, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे टू एग्जांपल्स दिए हैं, आपकी प्लेट इसने कहा
थाली से ब्रैकेट में लिख दिया। अब प्लेट आपकी किससे बनी है, आपकी स्टील से बनी हो सकती है, ग्लास से बनी हो सकती है, प्लास्टिक और कई और ऑब्जेक्ट मटेरियल से भी बनी हो सकती है। तो आपको उस तरीके से वहां पे लिख देना है। पेन आपका प्लास्टिक या मेटल से बना हो सकता है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पे लिख देना है ना। चलिए, इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, ये फन होगा आपके लिए कि आप इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको फन भी आएगा, मतलब मजा भी आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, आपको कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, जितने आप उन्हें कलेक्ट कर सको उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच ऑफ सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स में दिक्कत हुई होगी, ठीक है, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये फाइंड आउट करना कि कुछ मटेरियल किन मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स किन मटेरियल से बने हैं। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, अब ऐसे केसेस में आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मटेरियल्स किस तरीके से बने हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या कहती है, टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। अब टेबल 2.2 में कई सारे कॉमन मटेरियल्स लिखे हैं जो हमारे घर पे यूज हमारे घर पे चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन द कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, अब आप इस कॉलम 1 में आप यहाँ पे और चीजें भी ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, इस कॉलम 1 में आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, अब आप कुछ सोचिए और थिंक किए कि ये जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स हैं ये किन किन मतलब ये किन किन चीजों को बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑन लिस्ट देम इन कॉलम 2, फिर आपको कॉलम 2 में लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, वुड दिया है, वुड का एग्जांपल, तब आपको ये बताना है कि वुड से क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, वुड से आप जैसे यहाँ पे आपको चेयर दिया, चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लो बनता है, बुल्लॉक कार्ट बनता है, उसके व्हील्स भी बनते हैं, है ना। पेपर्स आपके बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, नोटबुक्स हो गई, टॉयज हो गए, कैलेंडर्स हो गए। ठीक है, लेदर से आपके शूज आएंगे, लेदर से शूज भी बनते हैं। ठीक है, आपकी बेल्ट्स भी बनती हैं, प्लास्टिक से आपके चेयर्स बनती हैं। ठीक है, प्लास्टिक से आपने चेयर देखा वो चेयर्स बनती हैं। ठीक है, प्लास्टिक के आजकल टेबल्स भी बनती हैं। तो ऐसी कई चीजें आपके उसमें जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए Buzo wants to know whether we found some materials that we used for making more than one type of object। अब बूझो क्या जानना चाह रहा है कि हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे जो एक से ज्यादा मतलब जो एक से ज्यादा टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाने के में काम आते हैं। That were used for making more than one type of object, एक और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा मटेरियल्स बनाने। तो ये देखिए आपको यहाँ पे खुद दिया गया है, वुड से आपके इतने सारे आइटम्स बनते हैं, तो इसका आंसर है यस। चलिए What do we find from these tables, ठीक है, अब आपने ये टेबल पूरा पढ़ा, अब आपने इस टेबल से क्या देखा। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनली डिफरेंट वेज, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेज में क्या किया, ग्रुप कर दिया, उन्हें अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर दिया। ठीक है, we then found that objects around us are made of different materials, फिर हमने देखा जो हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं, है ना। At times an object is made of a single material, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी सिंगल मटेरियल से बना है। An object could also be made of many material, और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है, क्या बना हो सकता है, कई सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है ना। चलिए एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम आता हो। What decides which material should be used for making any given object, अब क्या कौन डिसाइड करता है कि इस मटेरियल से ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि हम वुड से शूज बना दें, हम प्लास्टिक से क्या बना दें, हम प्लास्टिक से बुक बना दें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो कौन डिसाइड करता है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इसलिए हम क्या सोच सकते हैं, हमें इसलिए कई सारे और मटेरियल्स के बारे में जानना भी जरूरी है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लोथ, तो कभी आपने ऐसा सोचा है जो टम्बलर होता है वो किसी पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बना होता। कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो आपका टम्बलर होता है वो किसी पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बना होता। कीप इन माइंड वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए हम क्या करते हैं, हम टम्बलर का क्या यूज करते हैं, हम टम्बलर को लिक्विड स्टोर करने के लिए यूज करते हैं कंटेनर की तरह। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, लेकिन अगर ये सिली नहीं हुआ क्या, अगर हम ये क्या पागलपंती नहीं होगी अगर हम इसे इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ,
अगर हम टम्बलर को क्लोथ से बनाने लगे, अगर आप मानिए आपने टम्बलर को क्लोथ से बना दिया और आप उसमें पानी स्टोर करते हैं, अगर आप ऐसे टम्बलर को बनाएंगे तो क्या होगा, पानी सारा कपड़े से निकल जाएगा। तो ये सिली नहीं होगा, पागलपंती नहीं होगी। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, ठीक है, इसलिए हमें टम्बलर की क्या नीड होती है, हम ग्लास से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, मेटल और एनी सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, हम ऐसे मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर और किसी ऐसे मटेरियल से बना सकते हैं टम्बलर जो वाटर को होल्ड कर सके। लेकिन हम किसी ऐसे मटेरियल से तो नहीं बना सकते ना, जो कपड़ा है, जैसे कि कपड़े में से यूं ही पानी निकल गया, ठीक है, तो ये तो सिली पना होगा। Similarly, it would not be wise to use a paper-like materials for cooking vessels. इसलिए ये भी राइट नहीं होगा कि आप paper-like materials यूज कर रहे हैं vessels बनाने के लिए, cooking vessels बनाने के लिए आप paper-like material यूज कर रहे हैं, आप पेपर से cooking vessels बना रहे हैं, है ना, ये भी सही नहीं होगा। We see then we choose a material to make an object depending on its property। अब हमने क्या देखा, हम जितनी भी ऑब्जेक्ट चूज करते हैं किसी, मतलब हम जितनी भी मटेरियल्स, मतलब हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स चूज करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, एंड पर्पस फॉर द विच फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और पर्पस के लिए कि हमें ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से यूज करना है। प्रॉपर्टीज में हमारी हार्डनेस आती है, ठीक है, आपका मटेरियल कितना हार्ड है, सॉफ्टनेस वगैरह इस टाइप की चीजें आती हैं, ठीक है, उसका कलर आता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो मतलब हम जिस मटेरियल से जिस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पर और जिस पर्पज से हमें उसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छा एग्जांपल दिया था, क्लोथ या पेपर में पानी भरना, तो उसमें तो टिकेगा नहीं, तो हम उससे तो बनाएंगे नहीं ना, टम्बलर को हम उससे नहीं बनाएंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस चीज को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए मटेरियल से हमारी जानने के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी का आपका क्या नाम है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब है, अपीयरेंस मतलब अलग अलग तरीके से दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हमारे पास इतने सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन हर मटेरियल अलग अलग दिखता है, ठीक है, हर मटेरियल अलग अलग दिखता है। आपकी चेयर अलग दिखती है, टेबल अलग दिखती है ना। सो वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। हाँ अच्छा, यहाँ पर मटेरियल्स की बात चल रही थी, तो अगर मटेरियल्स की बात करें, आपकी वुड अलग दिखती है, आयरन से बहुत अलग दिखती है, ठीक है, आयरन आपका बिल्कुल ही अलग चमकता है। प्लास्टिक आपकी किससे अलग दिखती है, आपकी प्लास्टिक स्टील से बिल्कुल अलग दिखती है। तो इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट हर किसी से अलग अलग दिखता है, ठीक है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो डिफरेंट दिखता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आयरन और कॉपर एल्यूमिनियम वुड के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हो, है ना। कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन ए वुड, ठीक है, और ऐसी कॉपर और एल्यूमिनियम जो वुड में नहीं होते, ठीक है, आर नॉट देयर इन वुड, दैट आर नॉट देयर इन वुड। चलिए अब हमारे पास एक्टिविटी थ्री। एक्टिविटी थ्री क्या कहती है, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग मटेरियल्स के स्मॉल पीसेस कलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि आपको पेपर के कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, आपको पेपर के कलेक्ट कर लेने हैं, कार्डबोर्ड के कलेक्ट कर लेने हैं, वुड के कलेक्ट कर लेने हैं, और कॉपर वायर और ऐसे ही एल्यूमिनियम शीट्स के कई सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लेने हैं, है ना, ठीक है, चौक के कलेक्ट कर लेने हैं, है ना। सो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। अब आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए, तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शाइनी फेस अपीयर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शाइनी दिखता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शाइनी दिखता हो। सो सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको शाइनी दिखने हैं, अब आपको उन्हें सेपरेट कर लेना है और ग्रुप में रख देना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका टीचर क्या करेगी, आपकी टीचर जो है वो उसे कट करेंगे मटेरियल को दो पीसेस में और उसके फ्रेश कट सरफेस को देखेंगे। What do you notice? That the freshly cut surface of some of these materials appear shiny. हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए, तब आपने उसे जब बीच में से कट कर दिया, ठीक है, जब आपके टीचर ने उसे बीच में से कट किया, तो क्या आपने देखा कि वो शाइनी था या फिर कुछ डिफरेंस लग रहा था आपको? डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? अब आप चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, क्या आप देखेंगे कि आपको सभी ऑब्जेक्ट शाइनी दिखते हैं? आपको क्या स्टील भी शाइनी दिखता है? चलो स्टील तो शाइनी दिखती है, आपको सॉइल भी शाइनी दिखता है? कभी आपने ऐसे देखा है सॉइल बहुत चमक रहा हो, है ना?
तो और मटेरियल्स में भी आपने देखा है, मतलब सभी मटेरियल्स में नहीं देखा लेकिन कुछ मटेरियल्स में आपने जरूर देखा होगा। सो कट देम एनी वे एंड एज यू कैन। अब आप उन्हें भी कट कर दीजिए और फिर देखिए उसे। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद विदाउट लिस्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को कट कट करके देखना है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको कटने के बाद शाइनी लगे उन्हें आपको अलग सेपरेट कर देना है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं लगे उन्हें आपको अलग लिस्ट कर लेना है। ठीक है, अलग आपको पेपर पे लिस्ट करते जाना है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with stand paper to see if it has luster. अगर आप उसे कट नहीं करना चाहते तो आप उसे कट करे बिना उसे रब भी कर सकते हैं उस मटेरियल के सरफेस को एक सैंड पेपर से, किस पेपर से, सैंड पेपर से उसका लस्टर चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए ये आपको देखिए यहाँ पे दिखाया इस तरीके से यहाँ उन्होंने कट किया है। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। ठीक है, अगर हम इसे बीच में से कट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए आपको उस वाले पार्ट पर लस्टर दिखाई देता है, उसे हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए, मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब ज्यादातर जो मेटल्स, मतलब ज्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं शाइनी, ज्यादातर मटेरियल्स में आपका सबसे ज्यादा क्या आता है, मेटल्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऐसे प्लास्टिक मेटल्स ही हैं तो ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स मेटल्स हैं उनमें से बहुत ही कम ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास हमें लस्टर मिलता है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर सम ऑफ द मेटल्स। अब जो आपको आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है आपका, ये क्या है, ये कुछ मेटल्स हैं, है ना। आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफ लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ टाइम बाद अपनी शाइनी जो उनका शाइनी अपीयरेंस होता है उसे खो देते हैं और वो डल दिखने लग जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कुछ टाइम बाद, आपने देखा होगा। क्या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपने देखा होगा कि जैसे आपका लोहा होता है या स्टील होती है, जब वो बहुत पुरानी हो जाती है तब वो काली सी पड़ जाती है, हाँ, उसकी चमक गायब होने लग जाती है। तो इस तरीके से वो डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि क्या होता है वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है वहां पे, एयर और मॉइस्चर जो होता है वहां पे आसपास जो प्रेजेंट होता है वो उन पर केमिकल रिएक्शन करता है। सो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर। इसलिए हम लस्टर को नोटिस कर पाते हैं ओनली ऑन द फ्रेशी कट सरफेस। इसलिए उनके फ्रेशी कट सरफेस भी, क्योंकि जब वो पुराना हो जाता है तो उनका लस्टर खत्म होने लग जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं उन पर एयर और वाटर अपना वो दिखाने लग जाते हैं, अपना रिएक्शन दिखाने लग जाते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, जब आप किसी वर्कशॉप या आयरन स्मिथ जाते हैं, लुक आउट फॉर फ्रेश कट सरफेस ऑफ मेटल रोड्स टू सी दे हैव लस्टर। आपको क्या करना है, आपको तब क्या करना है, फ्रेशली कट सरफेसेस देखने हैं मेटल रोड्स के, रोड्स के मेटल जो रोड्स होती है ना बड़ी बड़ी, आपको उन्हें देखना है और देखना है कि उनमें लस्टर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अब हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस कहते हैं, आपने देखा हो कोई भी चीज कितनी मजबूत है, आपके दबाने से वो दब रही है। ठीक है, जितना आप उसे नहीं दबा पाएंगे, जितना आप उसे हिला नहीं पाएंगे, उसका मतलब वो उतनी ही हार्ड है। और जितना ही आप उसे सॉफ्ट कर पा रहे हैं, मतलब छू पा रहे हैं, दबा पा रहे हैं उसे, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, इससे जब आप किसी भी मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करते हैं, छूते हैं और दबाते हैं उन्हें, so some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं कंप्रेस करने के, दबाने के लिए हार्ड होते हैं, ठीक है, दब नहीं पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से कंप्रेस हो जाते हैं, बड़े आराम से दब जाते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मेटल से बनी की लेनी है और उसे स्क्रैच करने की कोशिश करनी है, मतलब उसे खींचने की कोशिश करनी है। The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other metal of or object। अब आप इन सब ऑब्जेक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, किसे ट्राई कर सकते हैं, आप वुड को, एक पीस ऑफ वुड को ट्राई कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, एक पीस ऑफ स्टोन, एक नेल मतलब आपने जिसे हम हिंदी में पेच बोलते हैं, ठीक है, कैंडल हो गई, चौक हो गई, और ऐसे आप कई मटेरियल ट्राई कर सकते हैं। You can easily sketch some materials while some cannot be scratched so easily। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो आप बड़े आराम से स्क्रैच कर पाएंगे, बड़े आराम से खींच पाएंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप नहीं खींच पाएंगे, आपको दिक्कत हो रही होगी और आप बड़ी मुश्किल से उन्हें खींच पा रहे होंगे, है ना। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। अब जिन ऑब्जेक्ट्स को हम बड़े आराम से प्रेस कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं दबाकर और स्क्रैच कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। और जो मटेरियल्स हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं, कंप्रेस करना, उन्हें दबाना मुश्किल होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि हम एग्जांपल में कॉटन स्पॉन्ज लेते हैं, बड़े आराम से हम उसे दबाते हैं, खींचते हैं, लेकिन हम आयरन की बात करें, आयरन होता है बहुत टाइट, बिल्कुल हार्ड, तो हम उसे नहीं फैला पाते, नहीं हम उसे कंप्रेस कर पाते। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव different properties like luster, hardness, or be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of material? अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, मतलब इसमें हमें अपीयरेंस में क्या बताया इन्होंने कि मटेरियल्स जो है उनके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, कि लस्टर हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, रफनेस हो सकती है, स्मूथनेस हो सकती है। लेकिन अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात कर सोच सकते हो आप, और प्रॉपर्टीज ऐसे सोच सकते हो जो अपीयरेंस, जो मटेरियल का अपीयरेंस बताती हो, सोच सकते हो। तो आपका कलर भी है उसमें, ठीक है, कलर आपका क्या बताता है कि वो कैसा दिखता है, ये भी आपका एक अपीयरेंस है, ठीक है। बाकी आपको मुझे खुद कमेंट करने हैं, कमेंट करना मत भूलिए अगर आपके माइंड में कुछ हो, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या है, ठीक है, एक्टिविटी 4 की मदद से हम इसे समझेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड वेस्टेज सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको कई सारे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, किसके किसके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, आपको किसके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस के, जैसे कि शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, चॉक का पाउडर आपको कलेक्ट कर लेना है, सैंड और सॉडस्ट आपको कलेक्ट कर लेनी है। टेक 5 ग्लासेस और व्हीकल्स, ठीक है। अब आपको या तो 5 ग्लास लेने हैं, फिर आपको 5 व्हीकल लेने हैं। फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब आपको 2/3 लूना वाटर से भर देना है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर बताया गया, आपको 2/3 लूना वाटर से भर देना है ना। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में आपको 1 चम्मच भर चीनी उसमें मिला देंगे। सॉल्ट टू द सेकंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। आपको इसी तरीके से सॉल्ट सेकंड ग्लास में डाल देनी है, फिर बीकर में, ठीक है। और फिर आपको ऐसी सभी ऑब्जेक्ट्स को धीरे करके हर बीकर या ग्लास में डाल देना है, एक एक चम्मच, ठीक है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास। बाकी सब्सटेंसेस को आपको अलग अलग ग्लास में डाल देना है। शेयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून। अब आपको जितने भी कंटेंट्स आपने उसमें डाले, कंटेंट्स आपने डाले, वो आपको उन्हें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब आपको कुछ मिनट्स तक रुकना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, फिगर 2.4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो जितने भी सब्सटेंसेस आपने मिक्स किए उनमें क्या हुआ, जैसे कि आपको फिगर 2.4 में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब आपको देखना है कि उन ऑब्जेक्ट्स को क्या हुआ जो आपने वाटर में ऐड किए। नोट योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.3। अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.3 में देखना है। देखिए आपने यहाँ पे आपको 2 ऐसे कंटेंट दिखाए गए, इसी तरीके से आपको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग डिफरेंट, टेबल 2.3 क्या कहता है, मिक्सिंग डिफरेंट विद सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। इसमें आपको बताया, जिसमें आपको अलग मटेरियल्स लिख देने हैं कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देगी। सॉल्ट में आपने क्या देखा, disappears completely in water, ठीक है। आपको जो सॉल्ट था मिक्स करते करते वो पूरी तरीके से वो वाटर में गायब हो गया। शुगर भी आपकी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, लेकिन सैंड आपकी इस तरीके से नीचे बैठ जाएगी, ठीक। चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाएगा, सोडस्ट भी आपकी नीचे बैठ जाएगी। So you will notice that some sentences have completely disappeared or dissolved in water. आप क्या देखेंगे, आपके कई सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेस तो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। We saw that these substances are soluble in water. अब हमने क्या देखा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने देखे जो हमारे वाटर में अच्छे से मिक्स हो गए, ये क्या थे, ये वाटर में सॉल्युबल थे। सॉल्युबल मतलब ये अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। किस में मिक्स हो सकते हैं, हमारे वाटर में अच्छे से मिक्स हो सकते हैं, तो हमें क्या कहेंगे, सॉल्युबल, ठीक है। Other substances that do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, these substances are insoluble in water. ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हमने बहुत देर तक घुमा लिया, बहुत टाइम से हम घुमा ही जा रहे थे और वो तब भी नहीं हुए, तब भी वो डिसॉल्व नहीं हुए, तब भी वो डिसअपियर नहीं हुए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, हम इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। Water plays an important role in the functioning of our body because it dissolves a large number of substances. क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में को फंक्शन करने के लिए, क्योंकि ये एक लार्ज पार्ट डिसॉल्व कर लेता है हमारे सब्सटेंसेस का, ठीक है। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब अलग अलग लिक्विड्स जो होते हैं हमारे पास, हमारी अर्थ पे इतने सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, लिक्विड्स हैं, कि ये सारे के सारे लिक्विड और केमिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी बॉटल में। सो एक्टिविटी 5 क्या कहती है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस एंड मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। आपको क्या करना है,
आपको इस एक्टिविटी में कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। किसके? विनेगर के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, इन सब के आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। और केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, आपको इन सब के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, थोड़े थोड़े से आपको कहीं से इकट्ठा करने हैं। देखिए ग्लास टम्बलर, अब आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, अब आपको उसे आधा पूरा पानी से भर देना है। एड ए स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, ठीक है। अब आपको पहले ग्लास में, ठीक है, मतलब एक ग्लास में एक स्पूनफुल ऑफ किसी भी लिक्विड की एक स्पून, मतलब पूरा एक स्पून भर के डाल देना है, स्टिर इट वेल। फिर आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, फिर आपको 5 मिनट तक उसे देखना है क्या होगा, ठीक है। 5 मिनट तक आप उसे करते रहिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, फिगर 2.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे थोड़ी देर बाद देखना है क्या जो आपका लिक्विड था, जो आपने डाला था, क्या वो अच्छे से वाटर से मिक्स हो गया, जैसे कि आपको फिगर 2.5 में दिखाया गया है। क्या वो अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो गया, ठीक है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, ऐसे ही आपको और लिक्विड्स तक और लिक्विड्स के साथ ट्राई करना जो जिन्हें जिन्हें आपने इकट्ठा किया था, ठीक है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स, जितने आप डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स इकट्ठा कर पाए, एज आर अवेलेबल टू यू, जितने आपके पास अवेलेबल हो। राइट ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4, अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर से टेबल 2.4 में लिखना है, ठीक है। 2.4 में आपको यहाँ पे बताया गया है सोलिबिलिटी ऑफ कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, आपको अलग अलग लिक्विड्स यहाँ पे दिए गए, विनेगर हो गया, लेमन वाटर हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, इन सबको आप यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। विनेगर आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका लेमन जूस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा और केरोसिन भी नहीं मिक्स होगा, ठीक है। चलिए, we notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो अच्छे से मिक्स होकर वाटर में मिक्स हो गए, कम्प्लीटली मिक्स हो गए, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाए और उन्होंने अपनी अलग लेयर बना ली जब उन्हें बाहर थोड़ी देर ऐसे ही सीधा रख दिया गया। Bozo suggest, यहाँ पर Bozo पहली की थोड़ी सी बात हुई, Bozo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम उन लिक्विड्स को भी चेक कर लेते हैं जिन्हें हमने एक्टिविटी 5 में यूज किया था और फिर उन्हें वाटर में मिक्स करके देखते हैं कि वो मिक्स होते हैं नहीं, ठीक है। और उन्हें एक दूसरे में भी मिक्स करके देखते हैं, मिक्स विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। हम जितने भी हमने लिक्विड्स एक्टिविटी 5 में यूज किए, अब हम क्या करते हैं, हम उन्हें ही एक दूसरे में मिक्स करके देखते हैं, जैसे कि हमने कोकोनट ऑयल को केरोसिन में मिक्स करके देखा। सो पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब पहली क्या सोच रही है, पहली सोच रही है कि गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इसका आंसर भी ऐसे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में भी सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। whereas others are not, कुछ ऐसी होती हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट, लेकिन वाटर में क्या होता है, वाटर में थोड़ी थोड़ी गैसेस, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई काफी गैस, सम कुछ गैस डिसॉल्व होती हुई हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जैसे कि ऑक्सीजन भी वाटर में थोड़ी सी डिसॉल्व होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, हर लिविंग ऑर्गेन्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो इसी वाटर से तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला हमारे पास प्रॉपर्टी, अगली वो प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फ्लोट भी करते हैं वाटर पे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो सिंक करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाटर में सिंक कर जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। अब जब आपने ये एक्टिविटी 4 की थी, ठीक है, तो आपने क्या देखा था, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये क्या थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ने एक अलग सी लेयर बना ली थी, क्या बना ली थी, एक अलग सी लेयर बना रही थी, और कुछ लोग और वाटर से सेपरेट हो गए थे, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते, ठीक है। यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, ठीक है। आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उसमें भी नोटिस किया होगा, और लिक्विड्स को मिलाते वक्त, ठीक है, एक्टिविटी 5। सम ऑफ दीस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस वाटर, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, वो फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पर। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट,
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में संक हो जाते हैं और उसके ऊपर तैरते हैं, है ना, और एक अलग लेयर बना लेते हैं, सिंक हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं डूब जाते हैं अंदर। ड्राई लीव्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू हैव थ्रोन इन द पॉन्ड, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेफ्ट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर। ऐसी कुछ चीजें और भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है जो हमने पानी में पॉन्ड में एक फेंक दिया, ठीक है, एक आपके पास हनी की ड्रॉप हो सकती है जो वाटर ग्लास ऑफ वाटर में पड़ी जाएगी। सो व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीस, सो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या होगा, क्या होगा इन ऑब्जेक्ट्स को। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जांपल्स ईच, ठीक है। अब बूजो क्या करता है, बूजो पसंद करेगा कि अब आपको वो कुछ 5 एग्जांपल्स दे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोस दैट सिंक इन वाटर। बूजो आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बता रहा था कि जो ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं वाटर में, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप क्या बताएं, बूजो को कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताएं जो उसमें सिंक करते हैं। किस में सिंक करते हैं, पानी में सिंक करते हैं, मतलब डूब जाते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बूजो को बताएं जो ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं, है ना। So what about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अगर अब ऐसा मजेदार नहीं होगा अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को और उन ऑब्जेक्ट्स को देखें, जैसे कि अदर लिक्विड, जैसे कि ऑयल हमारा इनसॉल्युबल था वाटर में, अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ऑयल में डाल के देखें कि ऑयल में सिंक करेंगे या फिर फ्लोट करेंगे, अगर हम देंगे तो कैसा लगेगा। तो यही हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। अब हम ट्रांसपेरेंसी के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में हम क्या पढ़ेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें हम बिल्कुल आर पार देख पाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी आर पार जिनके नहीं देख पाते। तो हम यही अब इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अब आप जब छोटे होंगे या फिर हो सकता है आप अभी भी खेलते हो, तो आपने ऐसी गेम खेले होंगे, हाइड एंड सीक वाला गेम खेला होगा, ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर you would like to hide so that you are not seen by others। अब हमने ऐसे कुछ प्लेसेस के बारे में सोचिए जहाँ पे आप हाइड हो सकते हैं, छिप सकते हैं, जहाँ ताकि आपको और जो लोग हैं वो आपको ना देख पाए। Why did you choose those places? आपने उन प्लेसेस को क्यों चुना? Would you have tried to एक सेकेंड हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो। कभी आपने ग्लास विंडो के आर पार छिपने की कोशिश की कि आपका दोस्त आपकी ग्लास विंडो पे सेट खड़ा और ग्लास विंडो के पीछे आके छिप गया जहां पे आप वो डायरेक्ट देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट, क्यों नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे ही नहीं। बिकॉज एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको उस ग्लास से देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे, है ना। सो कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। अब क्या बात आती है, क्या अब आप सभी मटेरियल से देख सकते हैं आर पार। दो substances or materials through which things can be seen are called transparent। अब ऐसे substances या फिर मटेरियल जिनके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। दो सब्सटेंसेज और मटेरियल जो इनके आर पार हम आराम से देख पाए, हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर 2.7 में देखिए एग्जांपल दिखाया गया था, ये है आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट, ये आपका ट्रांसलूसेंट है और ये ओपेक है। ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब ग्लास हो गया हमारे पास, वाटर हो गई, एयर हो गई, और कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स भी हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। प्लास्टिक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ट्रांसपेरेंट है, किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके पास प्लास्टिक की बोतल होती है, ठीक है, वो आपकी एक टाइप की प्लास्टिक है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। और अगर हम वही बात करें प्लास्टिक से बनी हुई चेयर की, वो आपकी क्या है, वो आपकी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, वो आपकी ओपेक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ओपेक बनाई जाती है। सो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। अब जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं, नमकीन टाइप खुली हुई बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टाइप की चीजों को बाहर लगा कर उन्हें ऐसी ही ट्रांसपेरेंट डिब्बों में स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि जो बायर है वो भी उन आइटम्स को देख पाए कि इनके पास कितनी वैरायटी है, और वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वाला सामान इस डिब्बे में रखा है, ठीक है। सो दैट बायर्स कैन इजीली सीरीज जो खरीदने वाला है, जो खरीदने वाला बायर है, ताकि वो उन आइटम्स को अच्छे से देख पाए कि वो आइटम्स क्या है। फिगर 2.8 में आपको देखिए यहाँ पे दिखाया भी क्या है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे आपको फिगर 2.8 में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाए गए हैं कंटेनर्स के, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो शॉप में
होती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी। अब हम अदर हैंड की बात करें तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम ध्यान से नहीं देख पाते, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम आराम से नहीं देख पाते, जिन्हें हम नहीं देख पाते जिनके आर पार, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। अब आप स्टील के एक बड़े से कंटेनर की बात कीजिए, अब आप उसके आर पार तो नहीं देख पाते ना। सो these materials are called opaque। अब उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, उन मटेरियल्स को हम ओपेक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ए कार्डवुड कार्टून, एक और ये मेटल कंटेनर। अब आप नहीं बता सकते बिना उसे खोले कि एक क्लोज्ड प्लास्टिक की नहीं बात करते हैं, हम स्टील की बात करते हैं, उस स्टील या फिर आयरन के कंटेनर में क्या रखा है। एक कार्डबोर्ड में आप नहीं बता सकते, ठीक है, एक कार्डबोर्ड में आप नहीं बता सकते कि उसमें क्या रखा है बिना उसे खोले। मेटल से में नहीं बता सकते, है ना, वुड के आइटम में नहीं बता सकते। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हैं ओपेक मटेरियल्स के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज हीट ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो अब आप क्या ऐसा सोच सकते हैं कि हम जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन्हें बिना किसी कंफ्यूजन के लगा सकते हैं कि वो ओपेक हैं, क्या है वो, आइदर ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है। हम क्या उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं, उन्हें भी शॉर्ट कर सकते हैं कि वो आइदर या तो मतलब वो या तो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है। सो एक्टिविटी 6 क्या कहती है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइट। अब आपको करना है, अब आपको एक शीट लेनी है पेपर का, उसे बल्ब के ऊपर देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन का नोट बनाना है, ठीक है। क्या लेना है, अब आपको एक अपने मतलब आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, तो आपको 2-3 ड्रॉप्स लेनी है। ऑयल की किसकी ड्रॉप्स लेनी है, ऑयल की ड्रॉप्स लेनी है। अब आपको उसे पेपर पर डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब। आपको फिर से दोबारा से लाइट बल्ब की तरफ देखना है, ठीक है। थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। उस पोर्शन से आपको उसे देखना है पेपर को, जिस पोर्शन पर आपने ऑयल डाला उस पोर्शन से आपको पेपर के फिर से उस लाइट को देखना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस बार आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। सो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने उस पर ऑयल डाला था, अब आपको वहां से थोड़ा बल्ब क्लियरली दिख रहा होगा। पहले आपको बल्ब बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अब आपको उससे धीरे कर थोड़ा थोड़ा बल्ब दिख रहा होगा। आपको लाइनिंग दिख रही होगी, शाइनिंग सी दिख रही होगी, और इसी तरीके से आपको कई चीजें दिख रही होंगी, है ना। चलिए, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू ऑयल पेपर। लेकिन आपको कुछ कुछ तो दिखाई दिया पहले से, लेकिन आप क्या उसे बिल्कुल क्लियर देख पा रहे थे, नहीं ना, आप पूरी तरीके से उसे नहीं देख पा रहे थे। सो द मटेरियल्स थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें देख सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी फिगर 2.7 जब हमने देखी थी, ये क्या है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम धुलना धुलना देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज विजिबल। अब आपने उसके दूसरी साइड से देखिए, अब आपको क्या दूसरी साइड से सारी चीजें दिखनी है, पैरप्स नॉट, या फिर नहीं दिख रही, ठीक है। द मटेरियल्स थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम चीजों को देख पाते हैं लेकिन अच्छी तरीके से नहीं देख पाते, क्लियरली नहीं देख पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। Remember the oily patch on paper when we tested food items for the presence of fats। अब आपको याद रखना है कुछ ऑयली पैच जो हमने पेपर पर पड़े हुए देखे थे जब हमने फूड आइटम्स को टेस्ट किया था फैट्स की प्रेजेंस चेक करने के लिए। डेट वाज द ट्रांसलेंट टू, जब हमने फैट्स, जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना फैट्स का टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, तब भी हमने उस पर अगर फैट निकलता था तो वो ऑयली पैच सा उस पर बन जाता था, तो उससे भी तो हम देख पाते थे, वो भी एक ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जब हमने फैट्स के प्रेजेंस के लिए जब हमने उसे चेक किया तो तब आप उसे भी याद आ रहा होगा आपको। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब क्या आप कुछ और एग्जांपल्स भी सोच सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं किस फॉर्म में, हम ओपेक करके उन्हें
मार्क कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करके मार्क कर सकते हैं, ट्रांसलेंट ट्रांसलूसेंट करके भी उन्हें ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग। पहले सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ योर टॉर्च विद योर पाम एट डार्क प्लेस, ठीक है। पहली ने क्या किया, पहली ने उसके अब पहली जो स्टार्च किया, मतलब जो टॉर्च होती है आपके पास, टॉर्च की ग्लास होता है पीछे वाला जो जिससे लाइट निकलती है, पहली ने क्या उस पर अपना हाथ रख लिया डार्क में, ठीक है, अपना पाल्म रख लिया और उसे अंधेरे में ले गई, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म। तो आपको क्या करना है, अब जो पाल्म आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको देखिए फिगर 2.9 में दिखाया गया है, डस्ट टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाल्म, जो आपकी टॉर्च है ये फिगर 2.9 में, इसकी जो लाइट है वो आपके हाथ से आर पार दिख रही है, सफेद सफेद दिख रहा है आपका। सो ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म, आपको पाल्म की अदर साइड देंगे, ठीक है। शी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent, ठीक है। अब क्या वो जानना चाह रही है, वो ये जानना चाह रही है कि वो जो आपको जो उसे वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसे, जो वहां पे क्या दिख रहा है, अपना जो उसे पाल्म दिख रहा है वो उसे क्या दिख रहा है, वो जो उसे पाल्म दिख रहा है, जो उसके आसपास उसके आर पार जो लाइट जा रही है, तो उसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है उसका पाल्म, या फिर ट्रांसलूसेंट है, या फिर ओपेक है, अब वो ये जानना चाह रही है। सो वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे वी मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा कि मटेरियल्स क्या है, वो डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके अपीयरेंस में, और जिस तरीके से वो वाटर के और अदर लिक्विड्स के साथ मिक्स होते हैं, ये उनके अलग अलग पहचान होती है, कि कोई मटेरियल इस कलर का दिख रहा है और कोई मटेरियल इससे लिक्विड के साथ मिक्स हो रहा है, ये उनके अलग अलग अपीयरेंस और अलग अलग पहचान होती है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। अब ऐसे भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करे और वाटर पे सिंक करे, डूब जाए वाटर में, और या फिर वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। अब ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये ग्रुप किए जा सकते हैं उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पर, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर, उनके प्रॉपर्टीज में, कि जैसे उनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से हम भी आपको अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। Why do we need to group materials? क्योंकि हमें materials को ग्रुप करने की नीड ही क्या पड़ती है। In everyday life we often group materials for our कन्वीनियंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ हम इतना जी रहे हैं तो हम इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते रहते हैं, क्या करते हैं, ग्रुप करते रहते हैं, जिस तरीके से हमको उन्हें ग्रुप करने की जरूरत होती है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम होम पे भी इस तरीके से चीजों को रखते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टाइप के वो एक जगह ठहर जाए, ठीक है। आप जितनी भी यूटेंसिल्स है, जितने भी आपके पास बर्तन है, आप उन्हें एक जगह रखते हैं, ठीक है। आपकी मॉम आपकी किचन में आपकी जो मदर है वो जितने भी मसाले उन्हें एक जगह रखती हैं, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली, और ऐसा अरेंजमेंट हम उन्हें ढूंढने में जल्दी मदद करता है, ठीक है। जहां अब आपकी मदर जब सारे मसाले एक साथ रखेंगी तो आपके मदर को भी तो पता चलेगा कि अब उन्हें नमक ढूंढना है तो नमक आपको उन्हें यहीं मिलेगा। सो सिमिलरली एक ग्रोसर usually keeps all the types of biscuit at one corner at his office shop। इसी तरीके से एक ग्रोसर जो होता है, एक दुकान जो रिटेलर होता है जो बिस्किट्स वगैरह का काम करता है, ग्रोसरी वगैरह टाइप के आइटम्स बेचता है, अगर वो बिस्किट्स रखता है तो बिस्किट्स को जितने भी उसके पास बिस्किट्स हैं उन्हें एक कॉर्नर में रखेगा, ठीक है। जितनी भी आपके पास वैसा फूड आइटम है, डेयरी फूड आइटम उन्हें एक प्लेस पे रखेगा, ठीक है। तो पैकेट फूड आइटम उन्हें एक प्लेस पर रखेगा, इसी तरीके से एक ग्रोसर भी उन्हें आइटम्स को रखता है अपनी शॉप में। All shops at another while grains and pulses are stored at some other place। और इसी तरीके से हर all soaps at another, जितने भी साउंड वगैरह टाइप के आइटम होंगे ना अलग रखेगा, ग्रेन्स और पल्सेस को भी अलग प्लेस पे रखेगा, ठीक है। There is another reason why we find such grouping useful। और यहाँ पे एक रीजन और है जिसकी वजह से हम इस ग्रुपिंग को इतना यूजफुल पाते हैं, है ना। Dividing materials in groups make it convenient to study their property and also observe the patterns in these properties। और जब हम ऐसे मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, ये हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकें कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना है, और उनके पैटर्न्स भी पढ़ सकें कि वो किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन हुई है, क्या क्या हम उसमें और जान पाते हैं। We will study more about this in higher class। और बाकी हम और इस सब चीजों के बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। अगले चैप्टर में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए पार्ट में, नया अंदाज। थैंक यू, हैव अ नाइस।